अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में जाते हैं, पेज 91 टू 95। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इन्फ्लेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन था, डिसइन्फ्लेशन था, फिर डिफ्लेशन था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं। सबसे फेमस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल्स के साथ ही बता देता हूँ कि कैसे करना है। टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल लिया है, क्वांटिटी, कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है ऑन एन एवरेज पूरा। तो सपोज 200 क्वांटिटी डिमांड किया है, टिकट्स 50, ऑब्वियसली एक सिंगल का बात नहीं चल रहा है, एज अ होल का बात चल रहा है, इतना क्वांटिटी लिया गया है, ठीक है। उसका आज से 6 मंथ्स पहले क्या प्राइजेस थे, आज के तारीख में क्या प्राइजेस है उसका, बराबर है। बास्केट है, बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। यहाँ पे कोई सर्विस के बारे में लिया नहीं है, बट सर्विसेज भी आता है, गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिया हुआ है, ठीक है। तो उसका प्राइजेस 6 महीने पहले आज के टाइम, या 1 ईयर पहले समझ लो, एंड आज के तारीख में। तो अगर मुझे ढूंढना है इन्फ्लेशन कितना है, तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी इंटू बेस प्लस क्वांटिटी इंटू बेस, ये दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करूँगा, तो मेरे को बेस में एक आंसर आएगा। एंड करंट का देखना है तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो ये लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया रहेगा। टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 92। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 200 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 7, ये करोगे तो आपको समेशन आता है, उसका पूरा टोटल आता है 2500, ठीक है। अगर करंट के हिसाब से करोगे 3 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 50, तो आपका आता है 2900। तो ऑल यू हैव टू डू इज 2900 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100। तो ये आंसर कम्स अप टू 16%, ठीक है। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स इज अप बाई 16%, मतलब आप बोलोगे इन्फ्लेशन 16%। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, करके इतना ज़्यादा है, ठीक है। आइडियली इन्फ्लेशन यूएस का कितना रहता है, 2%, हमारे 1-2% के आसपास रहता है, हमारा 4% के आसपास, 3.5 तक बोलते हैं, बट 4.5 तक भी जाता है। समझ में आया, 0 से ज़्यादा ही रहना चाहिए हमेशा इन्फ्लेशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन मतलब 0 के भी नीचे जा सकता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है। दैट्स द रीज़न कभी भी कोई 0% इन्फ्लेशन पे नहीं टारगेट करता है। यूएस भी 1-2% करता है, हमारे इधर 3-5% के बीच में रहता है, ठीक है। समझ में आइए, इसको ही हम लोग बोलते हैं लास्पेरस इंडेक्स। यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है, कांस्टेंट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है कांस्टेंट रहने वाला है, समझ में आया। एंड क्वांटिटी भी कांस्टेंट। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, रियल लाइफ में लास्पेरस का प्रॉब्लम क्या है, 3 तरीके का प्रॉब्लम है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन बायस। सब्स्टिट्यूशन बायस मतलब क्या, आप यही क्वांटिटी अज्यूम करके चल रहे हो, बट लोगों ने अभी चीज़ बर्गर के जगह कुछ और खाना चालू कर दिया, उसका सब्स्टिट्यूट, और जो हेल्दी भी है, एंड मे बी उसका प्राइस भी कम रहेगा, पॉसिबिलिटी है। वो यहाँ पे आएगा क्या कैलकुलेशन में, उसके वजह से बायस हो गया, अपवर्ड बायस। वो कंसिडर ही नहीं किया ना, एक्चुअली इतना क्वांटिटी शायद अभी कोई ले ही नहीं रहा है, जितना पहले 200 था तो अभी मे बी 180 हो रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन बायस। सेकेंड, क्वालिटी बायस। अभी एक और चीज़ हो सकता है, सपोज कर लेते ये वॉच में यहाँ पे 12 डाला है बेस, बराबर, हो सकता है ये 12 के यहाँ पे 9 के जगह पे 15 है, पॉसिबिलिटी है ना। ज़रूरी है क्या ये 12 का 15 सिर्फ इन्फ्लेशन के वजह से हुआ है, हो सकता है ना क्वालिटी भी उन्होंने बेटर किया होगा, अच्छा क्वालिटी, अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ किया रहेगा, बराबर है ना, अच्छे एम्प्लॉय से अच्छा फिनिशिंग डिज़ाइन यूज़ किया रहेगा, जिसकी वजह से प्राइसिंग बढ़ा है। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है क्या, किसके वजह से हो रहा है, क्वालिटी की वजह से हो रहा है। एक होता है कि सीधा ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट ही लेके आ गए, वो तो इसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशन एक अलग चीज़ हो गया, एक हो गया सीधा का सीधा नया प्रोडक्ट लेके आना। ये तीनों भी चीज़ लास्पेरस में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये इसका शॉर्टफॉल है, ये 3 उसका शॉर्टफॉल है। क्लियर है। अभी है ना, इन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूशन बायस हटाने के लिए देयर इज अ मेथड, चलो सब्स्टिट्यूशन बाद में देखते हैं। क्वालिटी बायस, क्वालिटी बायस में क्या था, हम लोग क्या बोले, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसके वजह से प्राइस ज़्यादा हो रहा है। वो अगर आपको दिखाना है तो हेडोनिक प्राइसिंग करके एक टेक्निक है। अगेन हम लोगों को ये सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, ये बायस हटाना है ना, कि बेटर क्वालिटी की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से। वो देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं, हेडोनिक प्राइसिंग के करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक में आऊँगा पैस्चे इंडेक्स करके,
उसके बाद फिशर में जाएंगे, फिशर लास्ट रखेंगे। सबसे पहले लास्पेरिस इंडेक्स, उसके बाद पास्चे इंडेक्स। अभी यहाँ पे क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, लास्पेरिस में क्या था कि भाई कांस्टेंट बास्केट है जो पहले का था। अभी हो सकता है ना, ये 1 साल पुराना क्वांटिटी है, आज के तारीख में क्वांटिटी डिमांडेड कुछ और रह सकता है कि नहीं रह सकता है। एंड अगर आज के तारीख का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन बायस भी इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि सपोज चीज़ बर्गर 200 पहले क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, उसके बदले में लोग कुछ और खाने लग गए, तो वो मेरे करंट क्वांटिटी डिमांडेड में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 200 के जगह में भी यहाँ पे 180 ही है, तो ये 20 क्यों डिमांड हो रहा है, मे बी सब्स्टिट्यूशन के वजह से पॉसिबिलिटी है। तो वो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, पास्चे इंडेक्स में। क्या करेंगे, सिंपल है, लास्पेरिस में वो लोग बेस ईयर में जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो लेके कंसिडर किया है पूरा कैलकुलेशन। पास्चे में क्या करेंगे, जो करंट क्वांटिटी है उसके साथ करेंगे पूरा कैलकुलेशन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसी रैंडम ले रहा हूँ, 180 है ये मैंने 70 ले लिया, 300 के जगह पे ये सपोज 300 ही पकड़ा, 100 के जगह पे 120, एंड ये प्राइसिंग सेम 9 था ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है क्वांटिटी बेस क्वांटिटी करंट, मतलब ये मेरा दोनों भी करंट के हिसाब से है, ये दोनों में भी मेरा 1 ईयर के पहले के हिसाब से बेस। तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम लॉजिक रहेगा, इट्स जस्ट दैट ये वाला क्वांटिटी के जगह पे कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। तो बेस में क्या आएगा, 2.5 इंटू 180 प्लस 7 इंटू 70 प्लस 1.5 इंटू 300 प्लस 12 इंटू 120, ये मेरा बेस का आंसर आएगा। जैसा 2500 है, यहाँ पे एक आंसर आएगा। करंट के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 180 प्लस 10 इंटू 70 प्लस 3 इंटू 300 प्लस 9 इंटू 120। वैसे करके इन्फ्लेशन हम लोग कंसिडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? नहीं, पास्ट क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, पास्ट क्वांटिटी वोंट बी कंसिडर्ड। क्लियर? ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ही फिशर इंडेक्स है। समझ में आया? सिंपल। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन बायस अगर हटाना है तो पास्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उन्होंने फिशर बोला है। समझ में आया 100%? कोई डाउट है इसमें? ये तीनों इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जाम में 1, 2, 3 तीनों भी आ सकता है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स लिखा हुआ है जो टेस्टेबल है एग्जाम के लिए। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी है ना आपको समझना है, सब इंडेक्सेस करके भी एक चीज़ होता है, ठीक है, ऑफ CPI। बेसिकली क्या बताता है वो, चेंजेस इन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। अभी प्रोडक्ट्स का, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे बेस प्राइस कितना है 2.5, वो कितना हो गया है 3 रुपीज़। मतलब ये क्या बता रहा है कि मार्केट मतलब इंडस्ट्री, सपोज चीज़ बर्गर का इंडस्ट्री का सेल्स क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस मेरा बढ़ रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, उसी में तो मैं एज अ कंज्यूमर खरीदूंगा ना। तो बेसिकली सब इंडेक्सेस ऑफ CPI क्या बता रहा है, चेंजेस इन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब सपोज चीज़ बर्गर का इंडस्ट्री है तो वो इसको केटर कर रहा है, 2.5 का 3 हो गया है, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा बढ़ गया है, तो वो मेरा इन्फ्लेशन है। पॉसिबिलिटी है, बट अगेन ये सब बायसेस आएगा उसमें, क्वालिटी बायस, ये सब कुछ आने वाला है। बट ये समझ में आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब मैं एज अ कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, वो कंपनी वो इंडस्ट्री का सेलिंग प्राइस बता रहा है। समझ में आया? तो चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। सेकेंड WPI, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो कैसे, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं किससे खरीदूंगा, फाइनल आउटपुट जो कंपनी बना रहा है फाइनल प्रोडक्ट वो खरीदूंगा, मतलब सेलिंग प्राइस। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब क्या, कंपनी अगर चप्पल बनाना चाहता है, चप्पल भी किससे बनता है, क्रूड से बनता है, तो वो क्रूड उसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका रॉ मटेरियल जो लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कंपनी किधर से खरीद रहा है, होलसेल से उठा रहा है, तो वो क्या हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब WPI क्या बताता है आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि इनपुट कॉस्ट ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री। समझ में आया? मतलब रॉ मटेरियल्स ऑफ द गिवन इंडस्ट्री। अगर रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा ना, क्योंकि क्या करेगा कंपनी, वो पास ऑन करेगा ना कंज्यूमर को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन, जो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अभी वो कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। इतना समझ में आया? पक्का ये दोनों। उसके बाद एक है
हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जब मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कोई इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ उसमें हर एक गुड्स मैंने इंक्लूड किया है। हर एक गुड्स में क्या आ जाता है, फूड एंड एनर्जी, वो भी आएगा। प्रॉब्लम क्या है लेकिन, फूड एंड एनर्जी जो भी है, फूड मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ तो सपोज नेचुरल डिजास्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा। सप्लाई शॉर्टेज होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस मेरा अचानक बढ़ेगा। बट ये टेम्पररी रहता है कि परमानेंट रहता है, टेम्पररी। यानी कि अगर मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन गिनूँ तो ये एनर्जी और फूड, एनर्जी मतलब क्या, क्रूड ऑयल का प्राइसेस हिलते रहता है ना, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं पूरा हर एक मतलब फूड एंड एनर्जी भी इंक्लूड करूँ इन्फ्लेशन के प्राइस, इन्फ्लेशन के कंप्यूटेशन के लिए, तो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में मेरा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिख सकता है बट इन रियलिटी उतना ज़्यादा है क्या, नहीं। ये फूड का शॉर्टेज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, प्राइस शूटअप हो रहा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म डिसरप्शन है क्या, कुछ नहीं। तो इसके लिए कभी भी एक्चुअली जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन से नहीं करते, किससे करते हैं, कोर इन्फ्लेशन से करते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम लोग, फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को हटाते हैं। क्लियर है, ये सब टेस्टेबल है एक एक मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद एक है जीडीपी डिफ्लेटर करके। अभी है ना, ऐसे समझो कि अभी जब मैं सीपीआई कैलकुलेट कर रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनसे इन्फ्लेशन समझ में तो आ रहा है, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कर क्या रहा हूँ मैं कंज्यूमर का जो भी कंजम्पशन है उसको गिन रहा हूँ, बराबर। तो कंज्यूमर का कंजम्पशन जरूरी है क्या, सिर्फ अभी फॉर एग्जांपल इंडिया का ले लो, जरूरी है क्या इंडियन प्रोडक्ट्स जो इंडिया में ही बना रहे हैं उसी को कंज्यूम करेगा, वो बाहर से कर सकता है ना इंपोर्ट, बट वो बाहर से कंज्यूम कर रहा है, वो मेरे कैलकुलेशन में आइडियली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। समझ में आया, अभी हो सकता है ये वॉच फॉरेन का हो, उधर से मैंने इंपोर्ट किया, पॉसिबिलिटी है ना। तो मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करूंगा, मैं जीडीपी डिफ्लेटर यूज करूंगा। उसमें क्या हो रहा है, प्राइजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, सिर्फ वैसे लूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये और बेटर मेट्रिक है, बट अभी आपको समझना है रियल लाइफ में कितना पॉसिबल है ये सब कैलकुलेट करना एग्जैक्ट टू दी पॉइंट, नहीं है ना। तो इसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लेते हैं वो लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते हैं। अगर डोमेस्टिक ही पूरा हो रहा है, इंपोर्ट्स इतना ज़्यादा नहीं है, इंपोर्ट करके लोग कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर रहे, 2% 3%, अगर बहुत कम कर रहे तो फिर इट इज़ बेटर कि आप वही करो, बट नहीं तो अगर और एग्जैक्ट करना है तो जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे, करिकुलम पे आ जाओ, पेज नंबर 222, अनएम्प्लॉयमेंट वो वाला एक बार कर लेते हैं जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा हुआ था, एग्जाम्पल 9 करिकुलम में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एट द पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल, तो ना यहाँ पे सिर्फ समझना है, पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल में क्या हो रहा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, द मेजॉरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयड आर मोस्ट लाइकली हुम, डिस्करेज्ड वर्कर्स कम रहेंगे ना, डिस्करेज्ड वर्कर्स तो नहीं रहेंगे क्योंकि सब लोग को काम मिल गया रहेगा, तो वो तो आंसर नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड भी नहीं रहेंगे क्योंकि अरे पीक में चल रहा है तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो भी प्रोपोर्शन में फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड, मतलब क्या, उन्होंने जॉब स्विच कर रहे रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा, सी। समझा कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन, एज एन इकोनॉमी स्टार्ट्स टू रिकवर फ्रॉम अ ट्रफ इन द बिजनेस साइकिल, मतलब जस्ट नीचे आया है ट्रफ में, वो अभी रिकवर हो रहा है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोस्ट लाइकली टू व्हाट, अभी ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर ही कि मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू टू राइज विद द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ डिस्करेज्ड वर्कर्स। अभी हम लोगों को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, जब मैं इधर हूँ नीचे हूँ एंड जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट उल्टा कम हो जाएगा। बट अगर आप देखोगे जैसे ही मैं ट्रफ से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम भी रह सकता है, थोड़ा उल्टा बढ़ भी सकता है। क्यों पता है क्या, क्योंकि जैसे ही रिकवर होता है ना, डिस्करेज्ड वर्कर जो भी रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, अभी जॉब ढूंढना चालू कर देंगे और वो लेबर फोर्स के कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो लेबर फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और मेरे को एम्प्लॉयमेंट भी मेरा बढ़ेगा, मेरा एम्प्लॉयमेंट रेट, मेरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा ये मेरा, बट ये मेरा ज़्यादा बढ़ेगा स्टार्टिंग में क्योंकि डिस्करेज्ड वर्कर्स बहुत रहते हैं, वो लेबर फोर्स में ज्वाइन करेंगे तो ये वाला ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू दिस। इसके लिए मेरा क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में ये कम भी रह सकता है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयमेंट लिया ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या, मेरा अगर एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट या तो बढ़ेगा या तो सेम रहेगा। तो आंसर क्या आएगा,
एज एन इकोनॉमी स्टार्ट्स टू रिकवर फ्रॉम अ ट्रफ इन द बिजनेस साइकिल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे जो मैंने बताया वो एम्प्लॉयमेंट रेट बताया, तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट या तो सेम या तो बढ़ेगा स्टार्टिंग में, विल कंटिन्यू टू राइज, अच्छा दिया हुआ है कंटिन्यू टू राइज विद अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ डिस्करेज वर्कर्स, डिस्करेज वर्कर्स मेरे कम हो जाएंगे क्योंकि वो क्या करेंगे, जॉब ढूंढना चालू करेंगे। समझ में आया, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सेकेंड वाला। फिर थर्ड वाला, एन एनालिस्ट ऑब्जर्व्स दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई एंड राइजिंग, तो ये तो बहुत गंदा सिचुएशन है, वेर एज प्रोडक्टिविटी एंड आवर्स वर्कड हैव डिक्लाइन, ये और भी गलत हो गया, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ऊपर है प्लस प्रोडक्टिविटी एंड आवर्स हैव डिक्लाइंड। अगर ऐसा होता कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई एंड राइजिंग वेर एज प्रोडक्टिविटी एंड आवर्स वर्कड हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग सबसे ट्रफ पे अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट चालू हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ऊपर चल रहा है प्लस प्रोडक्टिविटी एंड आवर्स भी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब हम लोग और भी डीपर इनटू रिसेशन जा रहे हैं। समझ में आया, तो आंसर क्या आएगा इसका, डीपनिंग ऑफ अ रिसेशन। समझा, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर करिकुलम में 229, ठीक है। अभी करते ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मूवमेंट्स ऑफ ओवरऑल प्राइस लेवल्स इज मोस्ट एक्यूरेट, ये अभी सब कुछ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन मीन्स दैट ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्लाइंस, नहीं ना, डिसइन्फ्लेशन मतलब बढ़ेगा बट कम रेट में बढ़ेगा, जीरो के ऊपर रहेगा फिर भी इन्फ्लेशन रेट। डिफ्लेशन अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट टर्न्स नेगेटिव, परफेक्ट, डिफ्लेशन मतलब वही ना, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट का, बी डायरेक्ट। अभी सेकेंड वाले पे चलते हैं, डिफ्लेशन कैन एक्सैजरबेट अ रिसेशन बिकॉज फर्म्स में रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड हायरिंग व्हेन। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सैजरबेट का मतलब है टू मेक इट वर्स, ठीक है, तो वो लिख लो, टू मेक इट वर्स, ठीक है। डिफ्लेशन कैन एक्सैजरबेट अ रिसेशन बिकॉज फर्म्स में रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड हायरिंग व्हेन द स्लोअर पेस ऑफ इन्फ्लेशन लोअर्स एग्रीगेट डिमांड, नहीं, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में क्या होएगा, मेरा रेवेन्यूज तो गिरेगा, तो बी एक बार देखते हैं, देयर रेवेन्यूज डिक्लाइन रिसेशन में बट देयर डेट बर्डन राइजेस इन रियल टर्म्स। अच्छा, ऐसे समझते हैं, अगर डिफ्लेशन नहीं रहता, डिफ्लेशन मतलब क्या, नेगेटिव इन्फ्लेशन, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन चल रहा है, मैं कंपनी हूँ बट रिसेशन है, समझ में आ रहा है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि रिसेशन चल रहा है, मतलब मैं एज अ कंपनी मेरा रेवेन्यूज तो हिट हो रहा है, मेरा रेवेन्यूज तो गिर रहा है, बट इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन चल रहा है, मैंने बॉन्ड्स इशू किया है, ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि तुम लोग ने मेरे को 100 रुपया दिया रहेगा, तुम लोग ने मेरे को 1 करोड़ रुपया दिया रहेगा, मैं तुम लोगों को 3 साल बाद वापस कितना दूंगा, 1 करोड़ ही वापस दूंगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन 4-5% है, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, मेरे को चलेगा ना, क्योंकि मेरे को तो 1 करोड़ ही वापस देने का है इंटरेस्ट के साथ, सही बात है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। रिसेशन है तो मेरे लिए बुरी बात है कंपनी के लिए, लेकिन अगर डिफ्लेशन भी है और रिसेशन भी है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा रेवेन्यूज तो गिरने ही वाला है, मतलब मेरा लॉस तो है ही है, प्लस मैंने तुम लोगों से 1 करोड़ जो लिया रहेगा, तुम लोगों को वापस 1 करोड़ ही देना पड़ेगा, जबकि डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब तुम लोगों के लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है, डिफ्लेशन में क्या होता है, तुम लोग अगर आज के तारीख में 10 चॉकलेट खा सकते हो, डिफ्लेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आज के बाद उतने ही पैसे से उल्टा ज़्यादा चॉकलेट खा सकते हो। समझ में आ रहा है, 100% वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, डिफ्लेशन मतलब ऐसा समझा, सिर्फ स्टोर करके। तो आंसर क्या आएगा, देयर रेवेन्यूज डिक्लाइन बट देयर डेट बर्डन राइजेस इन रियल टर्म्स, बराबर, तो आंसर आएगा बी। ऐसे ही सोच के करना, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते, बी इज करेक्ट, आउटपुट, तो वही उनको वही है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एक बार देख लो सॉल्यूशन का, सेकंड का सॉल्यूशन। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फिनोमिना रिलेटेड टू इन्फ्लेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट अलोन, ठीक है। सिर्फ इन्फ्लेशन रेट अलोन के बेसिस पे नहीं, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैग्नेंट है इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन भी है,
तो उस तभी दोनों देखना पड़ता है, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देख सकते, क्योंकि बाकी सब में डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में सिर्फ इन्फ्लेशन देखना है। तो आंसर क्या आएगा? बी, सिंपल। फोर्थ वाला, इफ अ प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स। फिक्स्ड बास्केट मतलब in an inflationary environment the inflation rate calculated based on this index over time will overstate the actual cost of living। यहाँ पे बोला था ना अपवर्ड बायस होगा, ये याद रखना, जब भी हम लोग लास्पेरिस इंडेक्स करेंगे ना तो अपवर्ड बायस होगा। समझ में आ रहा है क्यों अपवर्ड बायस? क्यों ना, सिंपल लॉजिक देखना है ना तो क्वालिटी बायस सोचो तो आपको ऐसे समझ में आएगा। क्वालिटी बायस क्या बोलता है कि भाई वॉच $12 का था, वो मैंने यहाँ पे कट करके 15 लिखा था ना एग्जाम्पल के लिए, तो 12 का 15 हो रहा है, डजंट मीन ये $3 इन्फ्लेशन की वजह से। हो सकता है कि क्वालिटी अच्छा हो, बट क्योंकि वो क्वालिटी का मैंने यहाँ पे कहीं भी कैलकुलेशन पे डाला नहीं है, तो ये जो उनका डिफरेंस किधर दिख के आएगा? एज इन्फ्लेशन। बट वो एक्चुअली इन्फ्लेशन है क्या? नहीं। तो हो सकता है 16% इन्फ्लेशन बोल रहे, एक्चुअली है सिर्फ 8% कैलकुलेशन के लिए। समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटी है ना ये। तो क्या आएगा इसमें आंसर? ओवरस्टेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्लियर है? फोर्थ का एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वही है क्या? फोर्थ का ए ही है, ठीक है चलो। फिफ्थ का एक बार लेकिन फिर भी सॉल्यूशन रीड कर लेना घर पे। फिफ्थ इज टू एडजस्ट नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर जनरल प्राइस लेवल चेंजेस इन अ कंट्री एंड एनालिस्ट वुड प्रेफर टू यूज व्हाट? ठीक है, टू एडजस्ट नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर जनरल प्राइस लेवल चेंजेस इन अ कंट्री। इन अ कंट्री मतलब क्या देखना चाहिए वो? बराबर है, तो क्या आएगा? जीडीपी डिफ्लेटर। फिफ्थ का आंसर देखो बी है। बोला था ना अगर कंट्री का देखना है स्पेसिफिकली तो जीडीपी डिफ्लेटर देखना है, समझा? सीपीआई नहीं। क्यों सीपीआई नहीं? क्योंकि हो सकता है लोगों ने इंपोर्ट किया हो, कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन तो बाहर के कंट्री से भी हो सकता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर देखना है स्पेसिफिकली। सिक्स्थ वाला, to estimate the trends in sales and production cost of a given industry an analyst would prefer to collect data on। सेल्स देखना है तो क्या करना है? सीपीआई डेटा देख सकते हैं, क्योंकि सीपीआई क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन देख रहा है ना। कंजम्पशन करने के लिए इंडस्ट्री का सेल्स देखना पड़ेगा, वो उसी प्राइस पे मैं खरीद रहा हूँ ना फाइनल कंज्यूमर, तो सीपीआई तो देखना है। प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या देखना है? डब्ल्यूपीआई, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब इनपुट कॉस्ट। तो कौन सा देखना है? सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। तो आंसर क्या आएगा इसका? सिक्स्थ का आंसर आना चाहिए बी, सब इंडेक्सेस ऑफ बोथ दी सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई दैट आर रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री। ठीक है, आंसर सी बी है। सेवेंथ वाला, कंपेयर्ड विथ कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम क्या है? फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म का वॉलिटिलिटी ज़्यादा हो जाता है, बट मे नॉट परसिस्ट। तो आंसर क्या आएगा? Compared with core inflation, headline inflation is more subject to short-term market conditions। बराबर है ना? शॉर्ट-टर्म मार्केट कंडीशंस वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि फूड एंड एनर्जी दोनों भी इंक्लूडेड है उसमें। तो आंसर क्या आएगा? सेवेंथ का भी बी आएगा। समझा? ठीक है, पहले लिख लो फिर आगे का देखते हैं।